हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका पोद्दार। तो आज हम करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट पार्ट। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम क्या समझेंगे। पहली बात तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हमारे बहुत ही जगह यूसेज में आता है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, हमारे रिस्ट वॉच है ना। रिस्ट वॉच से लेकर बड़े से बड़ा कंट्रोल रूम जो होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स लगे हुए होते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इसके मल्टीपल यूसेजेस हर एरिया में हम देख रहे हैं। तो रिस्ट वॉच जैसी छोटी चीज़ हो, चाहे टैंकर्स होते हैं ना जिसमें कार्गो हम लोग लोड लेके यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, जैसे कि ऑयल टैंकर्स होते हैं जो कि शिप में सेल करके हैवी लोड्स को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। वो टन्स के भी लोड को लेने वाले सामान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का कंट्रोल रूम काम आता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि टेलीफोन रिपीटर, हमने क्या देखा है कि टेलीफोन रिपीटर में हमारे पास क्या है, वायरलेस केबल्स होती हैं, है ना, फाइबर ऑप्टिक्स होती है। ये सारी जो ऑप्टिक्स लेयर है, वायर्स है, वो सारी इतनी माइन्यूट सी चीज़ों को क्या करते हैं, टेलीफोन रिपीटर में यूज़ करते हैं। टेलीफोन रिपीटर मतलब कि हमारे सिग्नल्स काफ़ी दूर तक जाएं, इस वजह से हम उसे कई बार क्या है सी के अंदर भी लेआउट करते हैं ताकि हमारे सिग्नल्स जो है वहाँ तक भी पकड़ सके। ठीक है, जो पर्सन ट्रैवल कर रहा है थ्रू सी वो भी हमारे सिग्नल्स को कैच कर सके, उसे भी टेलीफोन और वायरलेस केबल्स ये सब चीज़ें यूज़ हो सके, मतलब कि वो भी वाईफाई वगैरह यूज़ कर सके। तो वहाँ भी क्या होता है, सी की डेप्थ में हम अपने जो वो शिप्स होते हैं उसके थ्रू उसकी वायर्स को नीचे ले करते हैं। यहाँ तक कि हम स्पेसशिप में भी वायर्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारे को सैटेलाइट के थ्रू मल्टीपल मैसेजेस, मल्टीपल इंफॉर्मेशन हर जगह से मिलती जुलती रहे। ठीक है, ताकि एक एरिया का इंसान हर एरिया के इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन लेता रहे। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि घर की छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि टेलीविज़न हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीफोन्स हो गए, इन छोटी चीज़ों के अलावा बड़े से बड़े पावर हाउसेस जहाँ पे हमारा पावर स्टेशन के अंदर इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उनके कंट्रोल रूम्स को भी कौन ऑपरेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे डिवाइसेस। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि छोटे छोटे डिवाइसेस आर दैट मच कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। बेसिकली हर जगह पे बहुत छोटी छोटी डिवाइसेस से हम बहुत बड़े बड़े पर्पस अपने सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमारे को ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे इतना लाइफ में इंसर्ट हो गया है, तो हमें भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अंडरस्टैंड करने का ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कैसे शुरू हुआ इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या देखा कि 1906 में ली डी फॉरेस्ट नाम का साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में कदम रखा विद वैक्यूम ट्रायोड। उसके बाद जब तक वर्ल्ड वॉर 2 है, ठीक है, तब तक वैक्यूम ट्यूब्स भी चलन में आ गया। उसके बाद देखा जाए तो 1948 में नोबेल लॉरेट जैसे जॉन बर्दीन, वाल्टर ब्रेटेन, विलियम शॉकली, इन तीनों ने डिस्कवर किया ट्रांजिस्टर्स को। फिर आगे जो है डेवलपमेंट्स बढ़ती गई और अर्ली 60s में आया फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब कि ICs। इसके बाद तो जैसे कि रैपिड डेवलपमेंट ही शुरू हो गई और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आने लगी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कि SSI, MSI, LSI, VLSI। ठीक है, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसने तो दुनिया को ही पलट दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे समझते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स किन कंपोनेंट्स पे काम करते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, जैसे हमने बात कर लेते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर की। तो एक माइक्रो प्रोसेसर जो है वो पावर स्टेशन में, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में, डोर सिस्टम में, हमारे क्लाइमेट कंट्रोल में, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो है एक छोटा सा सर्किट है जो काफ़ी चीज़ों में लगा होता है। अब उस माइक्रो प्रोसेसर में थाउजेंड्स ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर्स
और ये सारी चीज़ें लगी होती है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है वो काम करता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के कारण, ठीक है। इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड जो है वो सारा बस छोटी छोटी कंपोनेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और इसमें हमारे पास सिर्फ छोटे से 5 कंपोनेंट हैं जिस पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड घूम रहा है। तो वो 5 इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट कौन से हैं वो देखते हैं। तो जैसे कि मैं देख रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का ये फ्लो डायग्राम है। यहाँ पे 2 टाइप के कंपोनेंट मेजर दिए हुए हैं, एक है एक्टिव कंपोनेंट और एक है पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करें तो ये कंपोनेंट अपने आप ही, ठीक है, कोई भी सिग्नल को प्रोसेस या एम्पलीफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं रेजिस्टर को चलाना चाहूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे के उसको चला नहीं सकती, ठीक है। मतलब ये छोटे छोटे कंपोनेंट है जो कि और कंपोनेंट्स में लग के काम करना शुरू करेंगे, पर ये अगर नहीं होंगे तो बाकी का सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो पैसिव कंपोनेंट जो है वो यूज होते हैं बीच में बाकी कंपोनेंट्स के, और जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो जैसे कि हम देखते हैं डायोड होता है हमारे पास, ट्रांजिस्टर होता है, एम्पलीफायर होता है, ट्रांसमीटर होता है। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं कि हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड किया तो ये क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे उस सिग्नल को, एम्पलीफाई करके फिर ये हमें आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिव मतलब ये है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इन एम्पलीफाइंग एंड प्रोसेसिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो ये एक्टिवली वर्क कर जाते हैं और डायरेक्टली आउटपुट दे देते हैं। जैसे कि अगर मैं डायोड की बात करूं, सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। डायोड होते हैं, ठीक है, जो एलईडीज होती है वो हम ऑन करने से, हम अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो जैसे कि दिवाली में वो लाइट्स ऑन हो जाती हैं, ठीक है, तो वो सारी क्या होती है एलईडीज, वो ऑन हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पावर सप्लाई से वो डायरेक्टली ऑन हो जाती है, ठीक है, मतलब उसने आउटपुट हमें प्रोसेस करके दे दिया। पर पैसिव कंपोनेंट ऐसा काम नहीं करता। पैसिव कंपोनेंट जो है वो बीच में कहीं लगे होते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स, ये सारी चीजें लगी होती हैं, बट ये काम कब करेगी, ये उनके साथ मिल के काम करेगी, ठीक है। तो वो डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट। मतलब एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट दोनों मिला के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिर्फ 5 ही मेन चीजें हैं जो हमें समझनी है। 5 कंपोनेंट कौन सा है, पहला है रेजिस्टर, दूसरा हो गया कैपेसिटर, तीसरा हो गया इंडक्टर, और चौथा हो गया ट्यूब डिवाइसेस, और पांचवा हो गया सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। तो ये 5 कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एंड वी विल स्टडी टुडे अबाउट पैसिव कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, तो पहला कंपोनेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज रेजिस्टर्स। तो पहला कंपोनेंट है रेजिस्टर्स। करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज, तो उस फ्लो ऑफ चार्ज को जो डिस्टर्ब करता है दैट इज रेजिस्टेंस। द अपोजिंग फोर्स दैट हिंडर्स द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। तो रेजिस्टर जो है वो अलग अलग टाइप का होता है, कुछ फिक्स्ड भी होता है, कुछ वेरिएबल होता है, मतलब कि कुछ की वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं और कुछ चेंज हो सकती होती हैं एक ही में, ठीक है। तो यहाँ पे उन रेजिस्टर की बात कर रहे हैं सबसे पहले जो कि फिक्स्ड है। अब फिक्स्ड में क्या है, तो जैसे हम देख रहे हैं कि एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें सबसे पहली टाइप है मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन। अब मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन में क्या होता है, यहाँ पे ये जो है वो रेजिस्टेंस मटेरियल है, वो किससे बना हुआ है, वो कार्बन और क्ले के कंपोजिशन से ये रेजिस्टर मटेरियल बना हुआ है जो कि कंडक्टिंग वायर में होता है। अलावा यहाँ पे जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो बेसिकली अंदर क्या है, रेजिस्टेंस मटेरियल, और उसके बाहर इंसुलेशन का मटेरियल है, ठीक है। और उसके भी ऊपर जो है वो एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है जिसके अंदर उसका रेजिस्टेंस हमें पता लग जाता है। अब रेजिस्टेंस कैसे पता लगता है, उस पे कुछ 3-4 लाइंस बनी होती हैं, कलर बैंड्स। कलर बैंड से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है। तो बेसिकली मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन इस तरीके का होता है, ठीक है।
इसके साइड्स में जो है लेड वायर्स लगी होती है जो कि टिन्ड कॉपर की बनी होती है। तो पहला हो गया मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर। अब सेकेंड हम पढ़ते हैं दैट इज मेटलाइज्ड टाइप रेजिस्टर। अब मेटलाइज्ड टाइप रेजिस्टर में क्या होता है कि इसके अंदर जो है, अब ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे को अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है। कैसे मिलेंगी, क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिल्म होता है ऑफ कार्बन, ठीक है, प्योर कार्बन की फिल्म होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं ग्लास और सेरेमिक या इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर लेयर बना देते हैं, ठीक है। हमने ग्लास सेरेमिक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर कार्बन फिल्म को चिपकाना है, ठीक है। तो ये कार्बन फिल्म को कैसे चिपकाते हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसे बेंजाइन गैस होता है उसको हम पायरोलाइसिस मतलब कि थर्मल हीटिंग करके चिपका देते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर कार्बन फिल्म को, मतलब गैस की हेल्प से इन दोनों को हमने स्टिक करवा देना है। तो इसको हम लोग मेटलाइज्ड टाइप कहते हैं। अब इसके ऊपर आपने ये ग्रूव्स देखे होंगे, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम उसमें उतनी ग्रूविंग कर देते हैं ताकि हमें जो वैल्यू रेजिस्टेंस की चाहिए वो हमें मिल सके। तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर में हमारे पास प्योर कार्बन का अंदर फिल्म होगा, वो किसके ऊपर होगा, सेरेमिक मटेरियल के ऊपर, वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल, तो उसके ऊपर इन दोनों को स्टिक करवा दिया और उसकी ग्रूविंग कर दी, जो भी रेजिस्टेंस वैल्यू हमें चाहिए वो हमें यहाँ से मिल जाए। जो रेजिस्टेंस के मटेरियल हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे ओम्स वैल्यू से लेकर मेगा ओम तक जा सकते हैं, ठीक है। ये जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, तो इसलिए ये हम अपना जैसे खरीद के कई बार हम स्टडी करने के लिए भी इसे देख सकते हैं। बात करते हैं फिक्स्ड में थर्ड टाइप, दैट इज वायर बाउंड रेजिस्टर। अब वायर बाउंड रेजिस्टर क्या होते हैं, जैसे कि नाइक्रोम की वायर है, ठीक है, नाइक्रोम की वायर के ऊपर हमने क्या करना है, हमने एनामेल लगाना है, ठीक है। एनामेल क्या होता है, वाइट पाउडर को हम एनामेल कहते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर एनामेल के ऊपर उसको हमने हीट करना है, ठीक है। हीट करने के बाद क्या है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी और हीटिंग के कारण वो पाउडर जो है वो स्टिक कर जाएगा सरफेस को, एंड दैट इज कंप्लीट द विट्रस एनामेल, ठीक है। तो जो वायर बाउंड रेजिस्टर है इसमें भी दो टाइप होती है, एक वाइट्रस एनामेल और एक सेरामिक टाइप। तो सबसे पहले हम वाइट्रस एनामेल में क्या देख रहे हैं कि नाइक्रोम की वायर के ऊपर हीटिंग करके एक वाइट लेयर बन जाती है, दैट इज कॉल्ड वाइट्रस एनामेल। कोटिंग के कारण जो वो वायर है वो स्मूथ रहती है, उसको मैकेनिकल प्रोटेक्शन मिलती है, और जब वो कंडक्ट करती है, कंडक्ट करने के बाद क्विकली हीट जो है वो इधर उधर डिसिपेट हो जाता है। तो इसी कारण से हमें ये जो वाइट्रस एनामेल वाला टाइप है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जैसे कि वहाँ मेगा ओम में जा रहा था तो यहाँ पे किलो ओम्स के अंदर ही इसकी रेंज है। इसके बाद आ जाता है सेरेमिक टाइप। सेरेमिक टाइप में क्या होता है, जो इनर कोर है और जो आउटर कोर है, ठीक है, वो दोनों आउटर लेयर और इनर कोर की लेयर दोनों में जो वो सेरेमिक का मटेरियल ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड टाइप है, दैट इज वायर बाउंड रेजिस्टर। तो जैसे हमने सुना है कि रेजिस्टर के ऊपर कलर कोडिंग होती है, मतलब कलर कोडिंग से हम रेजिस्टर की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो वो हम सीखते हैं कि आज करेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर के अंदर हमें ये पता होगा कि किसी भी रेजिस्टर के ऊपर 4 कलर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि पहला कलर येलो है, दूसरा वायलेट, तीसरा ऑरेंज और चौथा गोल्ड है। अब मान लो कि इस रेजिस्टर की मुझे वैल्यू काउंट करनी है, तो मैं कैसे काउंट करेंगी, तो इसके लिए हमें इस चार्ट का पता होना चाहिए। इस चार्ट में जो है सबसे पहले कलर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज इस टाइप के कलर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी याद कैसे करना है, इसके लिए एक सिनोनिम जैसा है, बिल ब्राउन रियलाइज्ड ओनली yesterday good boys value good work, ठीक है। तो यहाँ से बिल के बी ब्लैक, ब्राउन ब्राउन, रियलाइज्ड रेड, ओनली ऑरेंज, ठीक है, वाई yesterday येलो। तो इस तरीके से हम इसे लर्न कर लेंगे, ठीक है। और इसके आगे जो है हम डिजिट डाल देंगे 0, 1, 2 से लेके 9 तक,
तो वाइट पे 9 आएगा और ब्लैक जो है वो 0 होगा। उसके बाद आता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब 10 की पावर्स, तो 10 की पावर वो या सामने सामने लिखी हुई है। उसके लास्ट में आता है टॉलरेंस। तो हमारे 4 कलर के 4 वैल्यूज हो जाएंगी। पहला है कलर, दूसरा डिजिट, मल्टीप्लायर एंड देन टॉलरेंस। तो अब क्या करना है, सबसे पहले 2 डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे आएगा, अब मान लो सबसे पहला कलर मुझे येलो चाहिए, तो येलो मैं देख रही हूँ ये चार्ट में यहाँ पे है येलो, ठीक है, और येलो के साथ नंबर है 4, ठीक है। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब मैं देखती हूँ सेकेंड कलर जो है मेरे पास वॉयलेट है। अब वॉयलेट के सामने का नंबर हमें देखना है, तो वॉयलेट कहाँ है, यहाँ, उसके सामने क्या है 7 नंबर। तो ये पहले 2 सिग्निफिकेंट नंबर हमें इस तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड देखना है ऑरेंज, ठीक है। तो ऑरेंज जो है मतलब कि थर्ड जो कलर होगा वो हमें मल्टीप्लायर का बताएगा। तो ऑरेंज कलर देखते हैं, यहाँ क्या है 3 है, तो इसका मतलब उसका मल्टीप्लायर क्या हुआ 10 की पावर 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इनटू 10 की पावर 3, ठीक है। और जो लास्ट कलर है वो हमें टॉलरेंस बताता है। तो टॉलरेंस क्या है, यहाँ पे है गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड क्या है ये, और गोल्ड के सामने टॉलरेंस वैल्यू है ±5%। तो यहाँ से इसकी जो रेजिस्टर की वैल्यू है वो हमारे पास इतने ओम्स आ गई, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आ गया 47 किलो ओम्स, जिसमें ±5% टॉलरेंस है। अब ये टॉलरेंस की वैल्यू को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, 5% निकाल रहे हैं, तो 5/100 इंटू 47 इंटू 10 की पावर 3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 2.35 किलो ओम आ जाएगा, ठीक है। तो 47 में जब हम इसको ऐड करेंगे तो 47 और ये कितना हो जाएगा 49.35 किलो ओम, और छोटी वैल्यू आ जाएगी 44, मतलब कि हमने क्या करना है 47 किलो ओम में से माइनस करना है 2.35 को, तो ये आ जाएगा 44.65 किलो ओम। तो इसकी जो रेंज आ गई वो 44.65 किलो ओम से 49.35 किलो ओम पे आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी रेजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं अगर उस पर कलर कोडिंग दी हो। तो जैसा कि हमने फिक्स्ड रेजिस्टर को समझ लिया, फिक्स्ड रेजिस्टर में एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक ही रेजिस्टर होगा, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल रेजिस्टर के बारे में। वेरिएबल रेजिस्टर मतलब क्या है कि एक ही चीज़ से हम मल्टीपल रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले वर्ड सुना होगा आपने पोटेंशियोमीटर्स, ठीक है। तो जब छोटी रेजिस्टेंस वैल्यू वेरिएबल कराते हैं तो वो पोटेंशियोमीटर से हमारा हो जाता है, ठीक है। अगर हम बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर रहे हैं तो वो वैल्यू होती है रियोस्टैट्स के थ्रू। तो बेसिकली स्मॉल स्केल पे पोटेंशियोमीटर और बड़े स्केल पे रियोस्टैट्स, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि ये डव शेप का कोर है, ठीक है, वो किसका बना हुआ है, बेकेलाइट या सेरेमिक मटेरियल का बना हुआ है। इसके ऊपर जो है जैसे हमने पढ़ा था कि वायर वाउंड होती है, ठीक है, वायर लगी हुई है, तो यहाँ पे वायर की वाइंडिंग लगी हुई है इस डव शेड सेरेमिक कोर के ऊपर, ठीक है। जब इसके ऊपर ये कोर अंदर आ गया तो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस को वेरी करने की एबिलिटी ऑब्टेन कर लेता है। अब क्या है, इसमें लगा हुआ है एक शाफ्ट, ठीक है, उस शाफ्ट को हम लोग रोटेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर में क्या है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस वैल्यू है और इसमें ये कॉन्टिन्यूस वेरी कर रहा है, मतलब कि यहाँ लो वैल्यू से हाई रेजिस्टेंस वैल्यू की तरफ वो हम मूव कर सकते हैं विथ मूवेबल टिप, ठीक है। तो ये मूवेबल टिप है जिससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू लो से हाई तक वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उसकी मूवमेंट के कारण रेजिस्टेंस वेरी होने लगा। वेरी होने का मतलब कि वो वेरिएबल रेजिस्टर है, मतलब कि एक ही से हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑब्टेन हो सकती है। अब होता क्या है, यहाँ पे लगी हुई है एक शाफ्ट और यहाँ पे 2 टर्मिनल है, जैसे 0
और जीरो वैल्यू, लो वैल्यू एंड हाई वैल्यू। अब ये टर्मिनल में एक पॉइंट जो है वो इस शाफ्ट के साथ लगा हुआ है, तो जब हम इसे रोटेट करेंगे, ठीक है, तो उस टर्मिनल के ऊपर जो है लो से ये हाई वैल्यू तक हम उसे रोटेट कर सकते हैं और इससे हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। तो बेसिकली ये वेरिएबल रेजिस्टर जैसा काम कर। अब इसी में कुछ और भी टाइप की होती है, जैसे लीनियर। अब क्या हुआ, जैसे कि हमने देखा है ना कि ये इस तरीके का है, ये हम ऐसे है, ये बना किससे, एक वायर है, ठीक है, जैसे कि ये लीनियर सी बार है, उसके ऊपर वायर डाला हुआ है। बनता कैसे, ऐसे करके वायर लपेटा हुआ है, उस वायर को जब हम ऐसे टर्न करके ऐसे मोल्ड कर देंगे तो वो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो ये है लीनियर, मतलब एक प्रॉपर शेप थी, ठीक है, प्रॉपर हाइट की शेप थी, और उसको जब हम ऐसे मोड़ देंगे तो वो लीनियर बन जाएगा। और मान लो कि ये टेपर्ड है, टेपर्ड मतलब कि छोटा सा बड़ा, बड़ा से छोटा, है ना, चेंज हो रही है वैल्यू, सेम हाइट नहीं है। तो जब हम टेपर्ड बार को रोटेट करेंगे तो उससे हमें नॉन लीनियर टाइप का वेरिएबल रेजिस्टर मिलेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रेजिस्टर बेसिकली बनता कैसे है, ठीक है, और वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेरिएबल रेजिस्टर काम करता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, दैट इज कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज अ कंपोनेंट दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो वो क्या करता है, स्टोर इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जैसे बैटरी है ना स्टोरेज करती है, उसी तरीके से कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है और जब चाहिए होता है वो यूज करता है। तो ये क्या करेगा, स्टोर करेगा इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलीज करेगा जब रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके यूनिट्स जो है वो फैरेड्स होते हैं, ठीक है। बट फैरेड्स जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, कैपेसिटर की बहुत बड़ी वैल्यू फैरेड्स है, इसलिए वो फैरेड्स में नहीं यूज होता, हम माइक्रो फैरेड और पिको फैरेड में कैपेसिटर की वैल्यू आती है। अब क्या है, जैसे कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा तो ये लो इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को ये आराम से फ्लो करने देता है और हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है जब ये डीसी करंट के ऊपर होता है। कैपेसिटर का क्या काम है, वो वोल्टेज को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में कपल कर देता है, मतलब ज्वाइन कर देता है, ठीक है। अगर मुझे एक सर्किट से दूसरे सर्किट में वोल्टेज प्रोवाइड करना है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करना है, ट्रांसफर करना है, तो उसमें कैपेसिटर का काम आता है बेसिकली। इसलिए हम इसको बाईपास कैपेसिटर भी कहते हैं, मतलब कि ये पार्शियली काम करता है, एसी को जाने देता है और डीसी को टोटली ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो इसलिए ये है एक बाईपास कैपेसिटर के नाम से जाना जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये बनता कैसे है, ठीक है। तो कैपेसिटर का जो है वो इस तरीके से, कैपेसिटर हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो कैपेसिटर जो है वो इस टाइप का दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो मेटल प्लेट होते हैं और बीच में जो है इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। तो दो मेटल प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, इसी वजह से हम इसको डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ और अलग देगा और यहाँ कुछ अलग देगा, मतलब दिस पोर्शन पॉजिटिव, दिस पोर्शन नेगेटिव, इस तरीके से ये दो मेटल प्लेट बन के बीच में इंसुलेशन है। तो इसलिए हमने बोला डाई इलेक्ट्रिक, मतलब दो टाइप के पोल्स को यहाँ पे हम कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी टाइप कौन कौन सी है, जैसे रेजिस्टर में फिक्स्ड भी होता था, वेरिएबल भी होता था, इधर भी हमारे पास फिक्स्ड टाइप भी है और वेरिएबल टाइप है। और फिक्स्ड टाइप कौन से है, मिका, सेरेमिक, पेपर और इलेक्ट्रोलाइटिक, ये जो चार टाइप है ये फिक्स्ड टाइप के कैपेसिटर हैं। और वेरिएबल में एयर गैप वेरिएबल कैपेसिटर है। अब हम इसे आगे स्टडी करते हैं। तो अब हम इसकी दो टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं, वो कौन सी हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो ये है फिक्स्ड की और ये है वेरिएबल, ठीक है। तो फिक्स्ड में सबसे पहले आता है मिका का, ठीक है, मिका कैपेसिटर। अब मिका कैपेसिटर किससे बनता है, एल्युमिनियम फॉयल सेपरेटेड बाय मिका, ठीक है। तो एल्युमिनियम की फॉयल है और ऑल्टरनेट में मिका की फॉयल उसको सेपरेट कर रही है, ठीक है। जैसे कि हम कैपेसिटर में सुनते हैं कि दो के बीच में एक होता है, तो इसी तरीके से दो एल्युमिनियम फॉयल के बीच में मिका है, तो ये मिका फॉयल सेपरेट्स द टू एल्युमिनियम फॉयल शीट्स, ठीक है। तो इस तरीके से कैपेसिटेंस के वैल्यू को जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, 5 to 10,000 पिको फैरेड्स के
अंदर, है ना। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसकी हाई टेम्परेचर में जो है वो अच्छा ये आउटपुट देता है, ठीक है। हाई स्ट्रेस में, हाई टेम्परेचर पे और हाई वोल्टेज पे ये काम कर सकता है। तो इसलिए जो है मिका का जो कैपेसिटर है दैट इज़ वेरी गुड। अब आ जाता है सेरेमिक का टाइप, ठीक है। सेरेमिक में क्या है, वेरी लो लीकेज ऑफ करंट होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी रेंज है 3 पिकोफैरेड टू 2 माइक्रोफैरेड तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अंदर एक सेरेमिक की डिस्क होती है, ठीक है। सेरेमिक डिस्क के ऊपर जो है वो सिल्वर की कोटिंग की जाती है, ठीक है। आप सिल्वर भी की कोटिंग कर सकते हैं, कॉपर की भी कोटिंग कर सकते हैं। सिल्वर और कॉपर की कोटिंग को हम लोग सेरेमिक डिस्क के ऊपर कवर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर जो है हम प्लास्टिक का सराउंडिंग बनाते हैं, मतलब कोटिंग कर देते हैं, और उसके बाद इधर टिन लीड्स के साथ उसे कनेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सेरेमिक डिस्क है, उसके ऊपर कोटिंग हो गई, और कोटिंग हो गई सिल्वर या कॉपर की। तो जब वो इन दोनों मतलब कि सेरेमिक डिस्क के आसपास जो सिल्वर आ गया, तो ये एक तरीके से डाई इलेक्ट्रिक का काम अगेन कर गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है ये हमारा सेरेमिक डिस्क वाला जो है हमारे को मिलता है कैपेसिटर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या है, मेन ये चीज़ होगी, है ना। नेक्स्ट वाला जो है वो है पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर में क्या होता है, एक फॉइल होती है, ठीक है। एक फॉइल है, लपेटा हुआ है, ठीक है, कागज़ जैसा, ठीक है। अब ये कागज़ जो है वो ये है, ये दोनों जो है वो क्या है, सोक्ड क्या है, पेपर, ठीक है। ये पेपर किससे कोटिंग हो रखी है, या तो वैक्स की कोटिंग है, या प्लास्टिक की कोटिंग है, या ऑयल की कोटिंग हो जाती है, ठीक है। तो हमें सोक करना पड़ता है पेपर को पहले वैक्स, ऑयल या प्लास्टिक के अंदर, और उसके बाद वो उसके ऊपर इम्प्रेग्नेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक लेयर बन गई पेपर के ऊपर, किसकी, वैक्स की, चाहे ऑयल की, चाहे प्लास्टिक की। अब उसके बीच में जो है वो मेटल फॉइल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये डाइलेक्ट्रिक सोक्ड पेपर वाला जो एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारा है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होते हैं, इसमें एल्युमिनियम फॉयल का होता है, ठीक है। तो एक जगह एक तो है एल्युमिनियम, वो पॉजिटिव प्लेट की तरह काम करेगा, और दूसरा जो ऑक्साइड है वो डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा। तो हमें पता है कि कैपेसिटर जो है वो दो चीज़ों से बनता है, मेटल्स एंड इसके बीच में जो है सेपरेशन, दैट इज डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो है पॉजिटिव प्लेट, एंड जो ऑक्साइड होगा वो क्या करेगा काम, डाइलेक्ट्रिक का काम करेगा। तो इधर भी इलेक्ट्रोलाइटिक वाले में आ गया। अब सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये छोटे से स्पेस में हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू देता है, इसलिए हम इसको ये भी बोलते हैं हाई कैपेसिटेंस टू साइज रेशो। मतलब साइज के तौर पे, है ना, कम साइज में वो ज़्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू देता है, इसलिए हम इसको हाई कैपेसिटेंस टू साइज रेशो की तरफ से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सारे फिक्स्ड कैपेसिटर के बारे में। अब आ जाता है वेरिएबल कैपेसिटर। अब वेरिएबल कैपेसिटर में कुछ पार्ट होता है रोटेटिंग और कुछ होता है फिक्स, ठीक है। और उसको हम मूवमेंट देते हैं शाफ्ट से, ठीक है। तो शाफ्ट से जो है हम क्या करते हैं, फिक्स्ड और मूवेबल को चेंज कर सकते हैं कि कितना पार्ट हम फिक्स रखें, कितना हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को चेंज करने के लिए शाफ्ट एक मीडियम है, ठीक है। इससे जो है हमारे पास कॉमन एरिया जितना ज़्यादा हमें मिलेगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हम देख रहे हैं कि ये मिका की लेयर है और नीचे सेरेमिक का बेस है, ठीक है। उसको हम क्या कर रहे हैं, स्क्रू से एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना वो आपस में कॉमन एरिया ज़्यादा देगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये एक कैपेसिटेंस नहीं है, वेरिएबल है। तो यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम रेजिस्टर में चेंज कर पाते थे, इसी तरीके से कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर गॉज कैपेसिटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा एयर गॉज कैपेसिटर, और इसमें हमने देख ही लिया कि कैसे काम करता है, ये ट्रिमर की तरफ से काम करता है। तो जितना भी हमें कैपेसिटेंस वैल्यू चाहिए तो उतना हम लेंगे, उतना हम लोगों ने जो है मूवेबल पार्ट और फिक्स्ड पार्ट के बीच में गैप बना देना है। तो इस तरीके से हमारा वेरिएबल कैपेसिटर भी हो गया। तो इस तरीके से कैपेसिटर में इतना ही चीज़ें आती हैं।
बात करने जा रहे हैं थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की, दैट इज इंडक्टर्स। ठीक है, इंडक्टर्स होता क्या है? ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इंडक्टर का काम है कि करंट को स्टेडी रखना। ठीक है, करंट को एक स्टेडी रेट पे रखना, चेंज ना होने देना। ठीक है, अब क्या होता है जब करंट फ्लो करता है, मान लो कि एक कंडक्टर है। ठीक है, एक कंडक्टर है, उस पे वायर जो है ऐसे ऐसे लपेट के डाली हुई है। ठीक है, वाइंडिंग्स ऐसे बना के डाली हुई है। उससे क्या होता है, जब करंट पास करेगा, ठीक है, तो वो वाइंडिंग जो ऐसे कॉइल्ड करकी है, उस वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड जो है उस वायर में जनरेट हो गई, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई तो वो जो है वो करंट का चेंज होने को अपोज करता है। ठीक है, करंट फ्लो को वो अपोज करने लग जाता है। तो बेसिकली जब करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड उल्टा जो है वो करंट को अपोज करने लगा। तो जब करंट को अपोज करता है, वो चाहता है कि जो करंट फ्लो करे वो स्टेडी रेट पे करे, सेम करंट का वैल्यू रहे एट अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है कि वो करंट को स्टेडी रखना चाहता है। तो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को जो है वो अपोजिंग जो फोर्स है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, और जो वो वैल्यू आई दैट इज इंडक्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली इंडक्टर में हमारे को स्टेडी रखना है उस करंट की वैल्यू को। अब जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं फिल्टर चोक्स की। फिल्टर चोक्स में हमारे पास क्या होता है, फिल्टर चोक्स में उसी पल्सेटिंग करंट को, मतलब एसी में अल्टरनेटिंग करंट है, करंट चेंज हो रहा है, उसको हम लोग फिक्स्ड कर देंगे, मतलब कि डीसी बना देंगे, डायरेक्ट करंट में। ठीक है, तो हमने क्या किया, वो पल्सेटिंग करंट को स्मूथ कर दिया, मतलब कि स्टेडी रेट पे कर दिया, फिक्स कर दिया। तो पल्सेटिंग हमने रेक्टिफिकेशन किया है एसी टू डीसी। तो बेसिकली हम वी आर स्मूथिंग द करंट। ठीक है, तो ये हमने करना कैसे है, ये करते हैं हम ई और ई आई शेप के थ्रू। यहाँ हमारे पास ई शेप है, ये देख रहे हैं आप, ई शेप बना हुआ है, और ये आई शेप बना हुआ है। ठीक है, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में हम देखते हैं ऐसा ही बना होता है। तो ई और आई शेप को, लैमिनेशंस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो पल्सेटिंग करंट को रेक्टिफाई कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, फिल्टर चोक्स है। अब ये है, इसको अंदर का पार्ट हम लेमिनेशन का दिखा रहे हैं, और इंटरनली वो क्या है कि ये है हमारे पास वो लेमिनेशन, ई और आई शेप का कॉम्बिनेशन, और वो क्या बीच में आ रहा है, वाइंडिंग्स के इधर साइड में जो है वो वाइंडिंग्स है। ठीक है, तो वाइंडिंग्स के बीच में ये लेमिनेशन है, और इन दोनों के थ्रू क्या हो रहा है, जैसे कि करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लो ऐसे करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने वाइंडिंग्स को ऐसे ऐसे लपेट के डाला हुआ है, तो करंट जिसमें से पास करता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और वो एक इंडक्टर बन गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एक इंडक्टर का स्ट्रक्चर है। ये है हमारे पास फिल्टर चोक्स। पहला हमारा जो है वो इंडक्टर कौन सा है, फिल्टर चोक्स, जिसका ये डायग्राम है। ठीक है, इसी तरीके से ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक्स होते हैं, जैसे कि AFCs। ठीक है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये इसके कंपैरिजन में साइज इसका छोटा है, और ये वैल्यू भी छोटी इंडक्टेंस की देता है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी दे रहा है, ये छोटी दे रहा है, और ये क्या करेगा, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को चोक कर देगा, मतलब कि ब्लॉक कर देगा। ठीक है, चोक करना क्या होता है, जैसे चोक कर दिया है ना, फ्रीक्वेंसी को, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी को ये ब्लॉक कर देता है। कौन, ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक्स। ये है इसका सेकेंड इंडक्टर, दैट इज ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक्स। अब लास्ट वाला हमारे पास होता है परमिबिलिटी ट्यून्ड वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक शाफ्ट होता है फेरोमैग्नेटिक, मतलब कि आयरन का शाफ्ट होता है। ठीक है, वो कॉइल के बीच में ऊपर नीचे हम उसको मूव कर देते हैं, तो उससे भी जो है वो इंडक्टेंस की वैल्यू को चेंज करते रहता है, और इसके कारण क्या होता है कि स्मूथ हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास करंट, स्टेडी करंट हमारे को यहाँ से भी मिलता है बाय मूविंग द shafts across the wind।
यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो इंडक्टर का स्ट्रक्चर है वो कुछ सेम लग रहा है, कैसा, ट्रांसफॉर्मर जैसा। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में हमें जैसे पता है कि क्या होता है कि ये प्राइमरी पार्ट होता है, ये सेकेंडरी पार्ट होता है, ठीक है। अगर ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो प्राइमरी वाइंडिंग इज मोर देन द सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर ये प्राइमरी वाइंडिंग के यहाँ पे कम वाइंडिंग है और यहाँ पे ज़्यादा है तो इसे हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, मतलब कि लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज जो है सर्किट में फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पासिंग थ्रू द करंट। तो यहाँ पे हमारे पास हमें बेसिक स्ट्रक्चर तो पता चल रहा है कि ट्रांसफॉर्मर का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ये इंडक्टर जैसा ही है। इंडक्टर जैसा कैसे है, तो जैसे हमने इंडक्टर में बात बोली कि एक करंट कैरिंग वायर है और वहाँ पे वाइंडिंग्स उसके आसपास है जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम ही टाइप का है, बट यहाँ पे क्या है, दो हमारे पास ऐसे वाइंडिंग्स है और उसके बीच में एक कोर जो है वो बेसिक कोर कॉमन है। तो है ये इंडक्टर जैसा ही, बट यहाँ पे हमारे पास एक कोर है और दो वाइंडिंग है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ये जो है इससे मैच कर रहा था, इसलिए मैंने ये आपको इसके थ्रू भी थोड़ा सा समझा दिया। तो इस तरीके से इंडक्टर का भी टॉपिक हमें समझ आ गया। तो आई होप आपको आज रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन तीनों के बारे में पता चल गया। बेसिकली आज के टॉपिक में हमने पैसिव कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर कर लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर एंड लाइक माई लेक्चर। थैंक यू।